हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो आपकी विस्तर्स बुक है उसका चैप्टर 5 शुड विजर्ड हिट मॉमी की डिटेल्ड समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। The story Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike, revolves around the conflicting views of a child and a parent. तो ये जो स्टोरी है Should Wizard Hit Mommy किसने लिखी है? जॉन अपडाइक, ये इसके ऑथर है। और इसमें कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं चाइल्ड और पेरेंट के, यानी कि एक फादर जिसका नाम है जैक अपनी बेटी जो को कुछ स्टोरी बताता है और स्टोरी में जैक को लगता है कि ये चीज़ सही है और जो को लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो दोनों इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं और बच्ची उस पर गुस्सा करती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ यानी कि पेरेंट्स कुछ डिफरेंट सोचते हैं और बच्चे कुछ डिफरेंट सोचते हैं, दोनों के व्यूज़ में कन्फ्लिक्ट है। ओके और चाइल्ड और पेरेंट के बीच में व्यूज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी बहस है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। पेरेंट्स एक्सप्रेस देयर ओन एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशंस कराते हैं बच्चों से, यानी कि हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं, अपनी उम्मीदें बांध के रखते हैं हमेशा बच्चों से। दे डिजायर दैट देयर चिल्ड्रन शुड ग्रो अप एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। और ये एक्सपेक्टेशंस करने के बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे एग्जैक्टली वैसे ही करें जैसा पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया हुआ है उनसे। However, children have their own ambitions and aspirations. लेकिन अगर देखें तो बच्चों के खुद के अपने ambitions यानी लाइफ में goals और aspirations यानी कुछ अपनी इच्छाएं भी होती हैं। और बस इसी पॉइंट पे जब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अपने ambitions और aspirations की वजह से खड़े नहीं उतरते पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पर, यही होता है कन्फ्लिक्ट, यही बहस और प्रॉब्लम छिड़ जाती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो मेरे ख्याल से दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके ये लाइफ की गाड़ी को चलाना पड़ेगा। ओके आगे पढ़ते हैं कि चैप्टर किस बारे में था। तो जो फादर था जैक यूज्ड टू टेल हिज लिटिल डॉटर जो बेड टाइम स्टोरीज। व्हेन शी ग्रू अ लिटिल ओल्डर शी बिगैन टू आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फॉर सम टाइम जैक वाज नॉट एबल टू इन्वेंट न्यू स्टोरीज, दस द बेसिक स्टोरी वाज द सेम बट दिस हीरो चेंज्ड। तो जैक क्या करता था? अपनी छोटी बेटी जो को बेड टाइम स्टोरीज बताता था ताकि वो सो जाए, इसलिए उसको स्टोरीज बनाता था। कुछ टाइम तक उसने वही स्टोरीज रिपीट कर करके सुनाई, कुछ नहीं बदलता था उसकी स्टोरी में, सिर्फ जो मेन हीरो था वो चेंज हो जाता था। ओके और अब जब जो बड़ी हो गई है, 4 इयर्स की हो गई है, तो क्या है वो स्टोरी सुनते वक्त क्रॉस क्वेश्चन करती है अपने फादर से। जो चीज़ उसको सही नहीं लगती स्टोरी में वो अपने उसमें व्यूज़ बताती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। या उसको स्टोरी में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो क्वेश्चंस पूछती है अपने फादर से। तो अब क्या कर रहा है? अब जैक बड़ा हो गया है और अब जो है वो बड़ी हो गई और जैक नई नई स्टोरीज इन्वेंट नहीं कर पा रहा अपनी बेटी जो के लिए। तो वो क्या करे अब? तो इस बार वो पूछता है अपनी डॉटर से कि अब बताओ तुम्हें आज कौन सी नई स्टोरी सुननी है। तो यूजुअली जो स्टोरी सुनाता है जैक अपनी डॉटर जो को वो सेम ही होती थी। उसमें क्या होता था? The hero, small animal known as Roger, meets an owl with his problem. The owl directs Roger to the wizard. The wizard solves the problem with his magic wand. Roger felt good. He played along with the animals of the woodland. But when his father used to come back, he went back there to eat supper with him. Joe feels happy with this ending. तो 2 सालों से जैक एक ही तरीके की स्टोरी सुनाता है हमेशा जो को। क्या होता है उस स्टोरी में? एक हीरो होता है जिसका नाम जिसका नाम होता है रॉजर। ये यूजुअली एक छोटा एनिमल होता है और हर बार वो स्टोरी में जो रॉजर होता है ना बस उसको चेंज कर देता है। कभी वो रॉजर फिश होता है, कभी रॉजर स्क्विरल होता है, कभी रॉजर मंकी होता है। बाकी पूरी स्टोरी उसकी सेम रहती थी। क्या होता था? एक छोटा एनिमल होता था, उसका नाम हमेशा क्या होता था? रॉजर। उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आउल के पास जाता था। आउल उसको बोलता था तुम विजर्ड यानी जादूगर के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक कर देगा। तो रॉजर जो होता था विजर्ड के पास जाता था। विजर्ड कुछ मैजिक स्पेल यानी अपनी मैजिक वॉन्ड से, जादुई छड़ी से कुछ मंत्र पढ़ता था और रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करता था। रॉजर हैप्पी हो जाता था और इस बदले कुछ पेनीज, कुछ पैसे देता था विजर्ड को, जो भी विजर्ड को चाहिए रहते थे। फिर क्योंकि रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती थी वो हैप्पी हो जाता था और सारे दूसरे एनिमल्स के साथ वुड्स यानी जंगल में खेलने लगता था। फिर उसके बाद वो घर चले जाता था अपनी मम्मी के पास क्योंकि रात होने लगती थी और उसके फादर भी घर आने वाले होते थे और पूरी फैमिली फिर साथ में बैठ के सपर यानी इवनिंग के कुछ लाइट मील साथ में खाते थे।
और स्टोरी खत्म हो जाया करती थी। और ये स्टोरी से जो हमेशा खुश होती थी क्योंकि जो ने हमेशा ये स्टोरी सुनी होती थी। Later, her father told the story of a little animal called Roger Skunk. Just like other heroes of his story, even Skunk has a problem. He used to smell awfully bad. पर एक दिन जैक ने स्टोरी सुनाई किसको? अपनी बेटी जो को। इस बार हीरो रॉजर ही था, लेकिन कौन सा एनिमल था? रॉजर स्कंक। स्कंक एक ब्लैक कलर का छोटा सा एनिमल होता है जो कैट जैसे, थोड़ा बहुत स्क्विरल जैसे दिखता है। इसकी स्टोरी सुनाई और इस बार स्टोरी में प्रॉब्लम क्या थी रॉजर की? उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ही स्मेल्ड ऑफुली बैड, यानी उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी जिसकी वजह से दूसरे एनिमल्स उसके साथ नहीं खेलते थे। तो इस बार स्टोरी ये थी। The wizard made him smell like roses and little animals liked him and played with him. तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आउल के पास गया और आउल ने रॉजर स्कंक को विजर्ड के पास भेजा। विजर्ड ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और उसकी बैड स्मेल हटा के उसको रोजेस, गुलाब के फूलों की स्मेल दे दी। वो बहुत खुश हो गया और जो भी खुश हो गई क्योंकि रॉजर स्कंक खुश हो गया था स्टोरी में। However, Skunk's mother wanted Skunk to get back his original smell. She took him back to the wizard. The wizard again made him skunk smell as awful as ever. तो रॉजर स्कंक खुश होने के बाद अपनी मॉम के पास गया घर वापस। और इस बार क्या होता है? इस बार उसकी जो मॉमी है वो बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हें रोजेस जैसा स्मेल किसने करवाया? तो रॉजर स्कंक उनको बताता है कि मुझे ऐसा स्मेल विजर्ड ने कराया। तो उसकी मॉमी बहुत गुस्सा होती है, वो कहती है अभी के अभी मेरे साथ चलो विजर्ड के साथ और मैं अपनी बड़ी सी अम्ब्रेला स्टिक से उस विजर्ड के हेड पे हिट करूंगी। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने विजर्ड को हिट किया और विजर्ड से कहा कि मेरे बच्चे को वापस वैसा ही बनाओ जैसे ओरिजिनल स्कंक्स होते हैं। और उसने उसकी रोजेस की स्मेल वापस लेके उसको वापस वैसे ही बना दिया और उसके अंदर से गंदी सी स्मेल आने लगी। स्कंक्स मदर वॉज हैप्पी। और अब रॉजर स्कंक की मम्मी हैप्पी हो गई क्योंकि उनके बेटे में से वापस से वो गंदी वाली स्मेल आने लग गई। However, जो वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन ये चीज सुन के जो बिल्कुल हैप्पी नहीं थी कि क्यों किया रॉजर स्कंक की मम्मी ने उसके साथ ऐसा। बेचारा रॉजर स्कंक रोजेस जैसा स्मेल होने लगा था, सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगे थे और रॉजर स्कंक की मम्मी ने वापस से उसके अंदर स्मेली वाला उसको स्कंक बना दिया। She desired that the wizard should hit the stupid mother. However, Jack defended the mother's action. तो जो ने ये इंसिस्ट किया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रॉजर स्कंक की मॉमी को विजर्ड हिट करना चाहिए। यानी जब विजर्ड को हिट करने गई थी रॉजर स्कंक की मॉमी तो उस वक्त विजर्ड को भी अपनी मैजिक वॉन्ड से, अपनी जादू की छड़ी से जोर से मॉमी के सर पे हिट करना चाहिए और चेंज नहीं करना चाहिए था रॉजर स्कंक की फ्रेगनेंस को, उसकी खुशबू को रोजेस वाली। लेकिन जैक जो कि उसका फादर था उसने ये बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, जो रॉजर स्कंक की मॉमी ने किया वो बिल्कुल सही किया क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत लव करती है, बहुत प्यार करती है और उसे पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि उसकी जो मदर थी, किसकी? रॉजर स्कंक की जो मदर थी वो इंडिविजुअलिटी पे बिलीव करती थी। वो सोचती थी हर इंसान अलग है, हर इंसान की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और रोज की अपनी एक आइडेंटिटी है। रोजेस की खुशबू की वजह से जो रॉजर स्कंक ओरिजिनल है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। रॉजर स्कंक कहाँ से जाना जाता है? उसकी बैड स्मेल से। इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी बैड स्मेल उसको वापस दी जाए ताकि उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी उसको मिल जाए। तो इसीलिए रॉजर स्कंक की मम्मी ने जो किया वो सही किया, ऐसा जैक ने एक्सप्लेन किया अपनी डॉटर को। लेकिन फिर भी जो उनकी बेटी है जो, उसको मजा नहीं आया और वो बिल्कुल एंड में सेटिस्फाइड नहीं थी। सो बच्चों यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? जैसे स्टोरी एंड हुई थी कि रॉजर स्कंक की पुरानी बैड स्मेल वापस आ गई, ये जो एंडिंग थी स्टोरी की वो जो को अच्छी नहीं लगी। वो किसी डिफरेंट वे में स्टोरी की एंडिंग चाहती थी और वो क्यों चाहती थी ऐसा, ये हमें बताना है। तो जो was not convinced with the ending of the story and insisted her father to retell the story. She did not want the skunk to be disliked by his friends. तो जो को बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था स्टोरी के एंडिंग में क्योंकि रॉजर स्कंक की रोजेस वाली स्मेल चली गई थी। उसने अपने फादर को इंसिस्ट किया कि नहीं, कल आप मुझे फिर से एक नई स्टोरी सुनाना जिसमें जो रॉजर स्कंक की मॉमी है उसको विजर्ड ने बहुत जोर से हिट किया है और रोजेस की स्मेल नहीं गई स्कंक के पास से और उसके फ्रेंड्स उसको कोई नापसंद नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
Joe refused to accept Roger Skunk's mother's decision and wanted the wizard to hit mommy. She wanted a happy ending for the skunk. तो जो ऐसा क्यों चाहती थी? क्योंकि वो रॉजर स्कंक के लिए एक हैप्पी एंडिंग चाहती थी जिसमें उसको रोजेस की स्मेल मिले. Like Joe, like any other child wanted the stories to have a happy ending. She did not want the skunk to be rejected by his friends. तो जो के जैसे चाहे कोई दूसरे बच्चे भी होंगे, वो भी हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही चाहते हैं. इसीलिए जो चाहती थी कि उसको रोजेस की स्मेल मिले और बैड स्मेल ना मिले, ताकि सारे फ्रेंड्स उसके साथ रहें और उसके साथ खेलें, कोई दूर ना भागे स्कंक से. इसीलिए वो एंडिंग डिफरेंट चाहती थी. क्वेश्चन नंबर 2. Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? जैक ने अपनी बेटी से क्यों इंसिस्ट किया कि नहीं, विजर्ड मॉमी को हिट नहीं करना चाहिए, बल्कि मॉमी ने विजर्ड को हिट करके मार के बिल्कुल सही किया. तो ऐसा क्यों कहा जैक ने? तो जैक वॉज एंगर्ड बाय जोज इंसिस्टेंस दैट द विजर्ड शुड हिट द मॉमी. जैक बिलीव दैट द पेरेंट्स न्यू व्हाट वाज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन. तो जैक को अच्छा नहीं लग रहा था कि जो कह रही है कि नहीं, रॉजर स्कंक की मॉमी को हिट करना चाहिए. तो क्योंकि जैक को ये लगता था कि पेरेंट्स जो करते हैं अपने बच्चों के लिए वो बिल्कुल सही करते हैं और वही करते हैं जो उनके लिए सही है. तो रॉजर स्कंक की मॉमी ने भी जो किया वो बिल्कुल सही किया. ही डिफेंड्स रॉजर स्कंक्स मॉमीज डिसीजन. शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर चाइल्ड्स चेंज्ड ऑर्डर एंड मेड द विजर्ड चेंज हिम बैक. विथ स्कंक्स डिसग्रेस, Jack was reminded of his own humiliations as a child. He insisted that parents knew what was best for their children. तो रॉजर स्कंक की मॉमी ने विजर्ड को हिट करके उसको वापस उसकी ओरिजिनल फ्रेगनेंस, उसकी ओरिजिनल बैड वाली जो स्मेल है वो दिलवाई विजर्ड से. और ये सब देखकर जैक को ह्यूमिलिएशंस यानी अपने बचपन के वो दिन भी याद आए जब हो सकता है उसको काफ़ी अशेम्ड फील होना पड़ा फ्रेंड्स के सामने. इसीलिए जैक ने कहा कि नहीं, रॉजर स्कंक की मॉमी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया. उसने वैसा ही किया जैसा हर पेरेंट को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. Why is an adult's perspective on life different from that of a child's? तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि लाइफ के बारे में क्या सही है क्या गलत है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए. तो जो लाइफ के बारे में जो सोच है बड़ों की वो बहुत अलग है बच्चों की सोच से. ऐसा क्यों? अ चाइल्ड्स थॉट एंड एक्शंस आर नॉट गवर्न्ड बाय द सोसाइटीज रूल्स एंड एक्शंस. अब जो एक बच्चे की सोच होती है वो तो बिल्कुल फ्री सोच है, उनको जैसा सोचना है वो सोचते हैं. वो कभी गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस और दुनियादारी को दिमाग में रख के अपने डिसीजंस नहीं लेते. वो तो फ्री सोल हैं, आराम से जैसा उनको अच्छा लगता है वो वैसा सोचते हैं. The child speaks from heart and often has a very simple idea of justice that good is rewarded and bad is punished. तो बच्चे तो बेचारे बहुत नादान होते हैं, अपने दिल से बोलते हैं जो बोलते हैं. उनके लिए सही और गलत एक ही चीज़ है कि जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट दो, जिसने सही किया उसको प्राइज या कोई रिवॉर्ड दो. There is no hypocrisy in them. तो बच्चों के मन में कोई पाखंड नहीं है, बेचारे बहुत साफ दिल के होते हैं. Adults view on the world is more realistic. लेकिन वहीं अगर हम अडल्ट्स, बड़े ग्रोन अप्स की बात करें तो उनके जो व्यूज़ होते हैं लाइफ के बारे में वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं. यानी कि वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को देख के समझ के फिर कोई अपनी बात या अपने डिसीजन को बताते हैं. दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड हैंस हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. जो बड़े होते हैं उन्होंने ज़िंदगी बहुत देखी हुई है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और तभी लाइफ के बारे में उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग और समझ है कि हमें कहाँ क्या बोलना है, किस जगह कैसा डिसीजन लेना है. एंड आइडियाज लाइक मॉरल्स, इंडिविजुअलिटी एक्सेट्रा एंड चिल्ड्रन रियलाइज लेटर इन लाइफ. तो बड़ों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं कि इंडिविजुअलिटी क्या होती है, यानी हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है. और ये सारी चीज़ें समझने के लिए बच्चों को बहुत टाइम लगता है. बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और लेटर जब लाइफ में वो भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो तब जाके ये सारी चीज़ें समझते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें सही कहा करते थे. ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. मैं हूँ अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 जो हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है विस्तास, उसका चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट की समरी एंड डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो लेट्स बिगिन विद द समरी. द स्टोरी बिगिन्स विद अ टीनेज बॉय एंटरिंग अ गार्डन. तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ऐसे स्टार्ट होती है कि एक टीनेज बॉय यानी कि
13 या 14 ईयर्स का ये जो बॉय है जिसका नाम डेरी होता है, ये गार्डन में एंटर करता है। His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on half of his face. तो ये जो बच्चा है डेरी, इसका आधा फेस जला हुआ है क्योंकि इसकी लाइफ में एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया था कि एसिड इसके फेस चेहरे के एक साइड पे गिर गया था। तो इसका एक साइड चेहरे का जला हुआ है और वो आधा फेस उसका बर्न्ड है। He has gone there to hide himself as he is afraid of facing people. तो ये इस गार्डन में क्यों जाता है बच्चा? क्योंकि इसको लोगों को फेस करने में, लोगों के आमने सामने आने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि लोग इससे डरते हैं, इसका जला हुआ चेहरा देख के, और इसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझसे डरें। तो ये लोगों से बचता है कि मैं लोगों के सामने न जाऊँ ना पास जाऊँ। तो बस लोगों से बचने के लिए ये इस गार्डन में चले जाता है क्योंकि इसे लगता है इस गार्डन में कोई नहीं है। He fears being teased by others for having such a face. तो उसको डर लगता है कि लोग मुझे चिढ़ाएंगे, टीज करेंगे क्योंकि मेरा आधा चेहरा जला हुआ है। But when he enters, he finds someone already present there. इसको तो लगता है गार्डन खाली है, लेकिन जब वो एंटर करता है गार्डन में तो उसको लगता है कि इसने देखा कि वहाँ पर कोई एक्चुअली बैठा हुआ है। He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. तो इसने देखा कि जैसे ही कोई वहाँ बैठा हुआ है तो ये बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इसको लगता है कोई बैठा है, फिर किसी के सामने आऊँगा, लोग मुझसे फेस के बारे में पूछेंगे, तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ। और ये इंसान कौन होता है? ये इंसान होता है एक ओल्ड मैन जिसका नाम होता है मिस्टर लैम्ब। ये इस गार्डन के ओनर है, यानी कि मालिक है। डेरी फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन। मिस्टर लैम्ब वेलकम्स हिम एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। तो डेरी को बहुत गिल्टी, बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी की परमिशन के बिना दीवार कूद के गार्डन में अंदर आया हूँ, तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो कहता है मैं जा रहा हूँ वापस। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, अगर तुम मेरी वजह से जा रहे हो तो मत जाओ, ये गार्डन का दरवाज़ा सबके लिए खुला है एंड एवरीबडी इज़ वेलकम देयर, कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, तो तुम मत जाओ, तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं अगर तुम आए हो तो। डेरी वॉन्ट्स टू लीव as he thinks people don't like his face and moreover they get afraid of his looks. तो डेरी वहाँ से क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि मेरा ये बर्न्ड फेस, ही जला हुआ चेहरा देख के सब मुझसे डरते हैं। तो उसको लगा मिस्टर लैम्ब भी उससे इस बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो कहता है नहीं मुझे जाना है। बट मिस्टर लैम्ब इंसिस्ट हिम टू स्टे देयर। पर मिस्टर लैम्ब उसको इंसिस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रहो, एंजॉय करो मेरे गार्डन में। They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. तो जब डेरी वहाँ रुकता है तो दोनों एक कॉन्वर्जेशन, एक बातचीत आपस में स्टार्ट करते हैं, और बातचीत से मिस्टर लैम्ब को ये पता चलता है कि कैसे डेरी लोगों को नापसंद करता है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग उससे आए, पूछें उसके फेस के बारे में, और सब लोग उसका चेहरा देख के डरते हैं। तो ये सारे चीज़ें देख के लोगों को, डेरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग उससे इस तरीके से बिहेव करते हैं। Mr. Lamb tries to console him. He tells him that he has a thin leg and kids make fun of him. तो मिस्टर लैम्ब उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, भले तुम्हारा चेहरा जला हुआ है तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए फिर भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जो तुम कर सकते हो। फिर वो उसको ये तक बताते हैं कि देखो मेरा एक टिन लेग है, यानी मेरी एक टांग नकली है, टिन मटीरियल की बनी हुई है, देखो मैं भी तो इस दुनिया में जी रहा हूँ। कहते हैं कि बच्चे तो मेरा मजाक उड़ाते, मुझे लैमी लैम करके चिढ़ाते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड एंड एंजॉयज हिज लाइफ। तो कहते हैं फिर भी मुझे कोई डिप्रेशन फील नहीं होता और मैं अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करता हूँ। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स एंड रिवील्स अबाउट डेरीज फियर, डिप्रेशन एंड हेट्रेड अबाउट हिज बीइंग इन सच कंडीशन। तो वो दोनों और अपनी आगे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, डेरी और मिस्टर लैम्ब। और डेरी बताता है कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करता हूँ, और हेट्रेड यानी कि लोग मुझसे नफरत करते हैं मेरी इस कंडीशन पे, मेरे जले हुए चेहरे पर। बट मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। पर मिस्टर लैम्ब कंटिन्यूसली उससे बात करते हैं और उसको इनकरेज करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। वो उसको बताते हैं कि वॉर के टाइम पे मेरा एक लेग ब्लोन ऑफ हो गया था, यानी कि उड़ गया था, तो देखो मैं भी तो जी रहा हूँ। तो इस तरीके से वो पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ समझाना चाहते हैं डेरी को। Soon they become friends and Mr. Lamb asks him to help in plucking the crab apples of his garden. फिर दोनों की आपस में बातचीत होती है और मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम मेरे फ्रेंड हो, बट डेरी कहता है नहीं, आप मुझे भले अपना फ्रेंड मानते हो, मैं आपको अपना फ्रेंड अब भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहली बार ही मिल रहा हूँ, आप मेरा नाम तक नहीं जानते, मुझे आप बिल्कुल नहीं जानते, तो मैं कैसे आपको अपना फ्रेंड मान लूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम मत मानो मुझे अपना फ्रेंड, मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानूंगा।
फिर मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर मुझे क्रैब एप्पल्स यानी मेरे गार्डन में खट्टे एप्पल्स के जो पेड़ हैं उनमें से एप्पल्स प्लक करने के लिए तोड़ने में क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मेरा एक पेड़ टिन का है तो मुझे अच्छा, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट तुम मेरी हेल्प करोगे। तो डेरी टेल्स हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर। तो डेरी बोलता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके यहाँ और मैंने घर पे अपनी मदर को बताया भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं अगर आपके साथ यहाँ रुकूंगा तो मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा, तो मैं कैसे रुकूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। डेरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट एंड दिस लीड्स टू अ स्मॉल डिस्कशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम घर जाओ, अपनी मम्मी से परमिशन लेके आ जाओ, लेकिन डेरी कहता है कि मैं इतनी दूर जाऊँ, परमिशन लूँ, वो मुझे आने भी नहीं देंगे, फिर इतनी दूर आऊँ आपकी हेल्प करूँ, ये पॉसिबल नहीं। तो दोनों एक डिस्कशन करने लगते हैं। एट लास्ट डेरी टेल्स हिम दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन। फाइनली डेरी उससे बोलते हैं कि देखना, मैं घर जाऊँगा, अपनी मॉम से परमिशन लूँगा और आऊँगा इतनी दूर 3 माइल्स वॉक करके। तो बेसिकली मिस्टर लैम, इसलिए मिस्टर लैम को उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, बट मिस्टर लैम चाहते थे कि डेरी अपने डर से बाहर निकले, परमिशन ले, वो चीज़ करे जो वो करना चाहता है, ना कि सिर्फ लोगों के डर से और अपने चेहरे की वजह से छुप के अपने घर में बैठ जाए। इसीलिए मिस्टर लैम उससे ये परमिशन लाने को कह रहे थे। His mother does not want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. डेरी अपने घर जाता है अपनी मॉम से परमिशन लेने के लिए, तो मॉम कहती है तुम नहीं जाओगे, लेकिन किसी तरीके से वो अपनी मॉम से लड़ाई करके डिस्कस करके भाग के आ जाता है और गार्डन पहुंचता है मिस्टर लैम की हेल्प करने। Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own to pluck the crab apples as he was sure that Derry would not return. अब डेरी घर गया, इतनी बात करी अपनी मम्मी से, आने में उसको बहुत लेट हो गया। तब तक मिस्टर लैम को क्या लगा कि शायद डेरी उनकी हेल्प करने नहीं आएगा, तो उन्होंने अकेले एक लैडर, एक सीढ़ी ली, पेड़ पर उस पर चढ़ने की कोशिश करी एक टांग से, क्योंकि दूसरी तो उनकी टिन लेग था, आर्टिफिशियल लेग था, और पेड़ में से क्रैब एप्पल्स प्लक करने यानी तोड़ने की कोशिश करी। एंड इसीलिए करी क्योंकि उनको लगा शायद डेरी आएगा ही नहीं। ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब। वो डिसेबल्ड थे यानी हैंडीकैप थे, उनका एक नकली पैर था और क्लाइंब करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था पेड़ पे। तो मिस्टर लैम फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज, और अचानक से मिस्टर लैम चढ़े भी, उनका पैर फिसला, लकड़ी टूटी लैडर की और वो गिरे, और गिर के उनकी वहीं पर डेथ हो गई। डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम, और डेरी फिर आता है उनकी हेल्प करने के लिए। When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the ground. Derry tries too hard to make him move, but it did not get any response from him. Derry देखता है कि मिस्टर लैम्ब जमीन पर गिरे पड़े हैं, वो उनको उठाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है कि उठिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती क्योंकि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी होती है। Finally he comes to know that he is dead and starts crying, और फिर उसको समझ आ जाता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई और वो बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक ओल्ड मैन जो लाइफ को बहुत पसंद करता था, खुशनुमा इंसान था, भले ही उसका एक आर्टिफिशियल लेग था, वो डेरी को कैसे अपनी डेथ से पहले समझा गया कि लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखो। डजेंट मैटर कि तुम्हारा फेस हाफ बर्नड है या जो भी तुम्हारे अंदर डिसेबिलिटी है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसे तुम देखना चाहते हो, और हमें रहना है सोसाइटी में इन लोगों के साथ ही है। कब तक तुम डर के एक जगह में बंद रहोगे, छुप के रहोगे। तो बेसिकली वो अपनी डेथ से पहले डेरी को समझा गया और डेरी एक ब्रेव बॉय बन गया था, क्योंकि वो घर जाके परमिशन लेके इतनी दूर अकेले आया था वापस मिस्टर लैम्ब की हेल्प करने, बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी थी। सो हमारी समरी खत्म होती है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, in which section of the play does Mr. Lamb display signs of loneliness and disappointment? What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome these feelings? चैप्टर में जब हम पढ़ते तो हम देखते कि मिस्टर लैम्ब काफ़ी लोनली है, बहुत लाइफ को पॉजिटिव वे से देखते हैं, लेकिन काफ़ी लोनली और अकेले हैं, और कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील करते हैं कि मैं बहुत लोनली हूँ। और वो ऐसा क्या करते हैं अपने अकेलेपन को, अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए, वो हमें बताना है आंसर में। तो इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीन वी ऑब्जर्व दैट मिस्टर लैम्ब इज लोनली। तो फर्स्ट सीन के मिडिल पार्ट को जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब काफ़ी लोनली है, यानी काफ़ी अकेले हैं। He tells Derry that when it is a bit cooler, he will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. He makes jelly with them. तो क्योंकि वो एक बहुत अकेले घर में रहते थे, उनके घर में कोई नहीं था, उनकी फैमिली नहीं थी, तो वो बताते हैं कि मैं मतलब बोलते नहीं कि लोनली है, बट उनकी बातों से लगता है कि वो काफ़ी लोनली है।
वो अपनी इन लोनलीनेस की फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, वो डेरी को बताते हैं कि जब ठंड का मौसम होता है तो मैं लैडर लेता हूँ और स्टिक से क्रैब एप्पल्स यानी खट्टे एप्पल्स तोड़ता हूँ और उससे मैं क्या बनाता हूँ, जेली बनाता हूँ। मुझे जेली बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे वो अपना टाइम पास करते हैं अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए। डेरी कुड हेल्प हिम, वो कहता है डेरी तुम भी आ जाओ, मेरी हेल्प करो। तो इससे ये पता चलता है वो चाहते हैं कि डेरी भी आ जाए तो उनके साथ कोई हो जाएगा, अकेला फील नहीं होगा उन्हें। He also tells him that he is interested in anybody or anything that God has created. It may be a person, flower, fruit, grass, weeds or rubbish. तो वो कहते हैं इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई और उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे वो वीड्स यानी अनवांटेड जंगली प्लांट्स हो, कुछ भी हो, रबिश हो, कचरा है, सब चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होकर वो अपना टाइम पास करना चाहते हैं और लोनलीनेस यानी अपने अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं। He also tells him that he sits in the sun and reads books and that he does not use curtains in the house because he wants to enjoy both light and darkness. वो ऑल्सो डेरी को ये भी बताते हैं कि वो बाहर धूप में आराम से बैठते हैं, बुक्स रीड करते हैं और अपने घर की विंडोज़ पे कर्टन्स यानी पर्दे नहीं लगाते क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से लाइट उनके घर में आए। उनको रात का अंधेरा भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है तो अंधेरे भी उनको चाहिए अपने घर में, तो इसलिए वो कर्टन्स नहीं लगाते। These all are the signs of his loneliness and also his ways of overcoming it. तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि वो बहुत लोनली है और वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं ताकि वो अपनी इस लोनलीनेस को, अपने अकेलेपन को ओवरकम कर पाए और अपना टाइम पास कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिनेशन यानी आइसोलेशन felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that a person expects from the others? क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान डिसेबल्ड है यानी उसका कोई हाथ पैर नहीं है और हाथ या पैर जब नहीं होता उससे दर्द होता है। कहते हैं कि उस दर्द से भी ज़्यादा बड़ा दर्द वो होता है जब आप एलिनेशन में हो यानी आइसोलेशन, यानी इस दर्द में आप अकेले हो, आपके साथ कोई आपको कंसोल करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपसे बात करने के लिए नहीं है। What kind of behavior that a person expects from others? और इस कंडीशन में जब इंसान फिजिकली डिसेबल्ड है, साथ में अकेला है, आइसोलेशन यानी बिल्कुल अलोन है, बिल्कुल अकेला, उसके साथ कोई नहीं है मॉरल सपोर्ट के लिए, बातें करने के लिए, इस सिचुएशन में ऐसा इंसान दूसरे नॉर्मल लोगों से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है, वो क्या चाहता है कि लोग उससे कैसे बिहेव करें? तो आंसर है द स्टोरी रिवील्स द बिटर ट्रूथ ऑफ अ लाइफ लेड बाय अ डिसेबल्ड पर्सन। तो स्टोरी से हमें पता चलता है उस कड़वे सच के बारे में जो एक डिसेबल्ड इंसान, जो एक हैंडीकैप्ड इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में। दे नॉट ओनली सफर फिजिकल पेन बट ऑल्सो सफर इमोशनली ड्यू टू द एब्सर्ड बिहेवियर ऑफ पीपल। तो फिजिकल पेन तो उनको होता ही अपनी परेशानी की वजह से, उनको एक दूसरों के एब्सर्ड यानी कि जो स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, दूसरों का गंदा व्यवहार होता है, उससे उनको क्या फील करना पड़ता है, इमोशनली बहुत लो फील करना पड़ता है उनको। दे आर टेंस्ड एंड डिसलाइक्ड बाय अदर्स, दे आर टीज्ड यानी लोग उनको चिढ़ाते हैं और बहुत नापसंद करते हैं। डेरी हैज अ बर्न्ट फेस एंड पीपल डोंट लाइक हिम फॉर बीइंग अगली। जैसे डेरी है, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, बर्न्ट है, तो लोग उसको नहीं पसंद करते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत अगली है यानी कि बहुत बुरा दिखता है। सम गेट अफ्रेड ऑफ हिम विच डज नॉट अलाउ हिम टू स्टे विद देम। बहुत सारे लोग तो उसका जला हुआ चेहरा देखकर डरते हैं और उसके साथ नहीं रहना चाहते। तो बेसिकली डेरी बहुत अकेले रहता है। On the other hand, Mr. Lamb has a tin leg and is teased by kids as Lamby Lamb. दूसरी जगह मिस्टर लैम की बात करें तो मिस्टर लैम जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनका एक टिन का पैर है, एक नकली पैर है और जो बच्चे उनको लैमी लैम करके चिढ़ाते भी हैं। He lives alone in a big house and has no one in his life. इतने बड़े घर में वो अकेले रहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं है। Such instances show that the sense of alienation that these people feel causes them constant pain. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जो लोग अकेले रहते हैं इतने पेन और सफरिंग्स के बाद भी ये कितना ज़्यादा कंटिन्यूसली पेन, कांस्टेंट पेन फील करते हैं, इमोशनल पेन। सच पर्सन्स, ऐसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से? वो एक्सपेक्ट करते हैं कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स, कि दूसरे लोग हमको कोऑपरेट करें, हमें हमारी दिक्कत से, परेशानी से बाहर आने में, फिजिकली और इमोशनली बैलेंस करने में हमारी हेल्प करें। They do not want sympathy, but just a reasonable behavior, just like normal people get from different people around. तो वो आपसे सिंपैथी यानी कि सहानुभूति नहीं चाहते कि आप उनसे सिंपैथी शो करो कि अरे बेचारा, ये नहीं चाहते वो लोग। वो चाहते हैं कि जैसे आप नॉर्मल लोगों को बिहेव करते हो, उनके साथ बात करते हो, वैसे उनको भी एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करो
और वैसे ही उनसे बिहेवियर रखो। बस इतना ही वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन? सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पीपल। एक ऐसी सिचुएशन जब आपको लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है, क्योंकि एंड में, चैप्टर के एंड में हमें ये पता चल गया था कि डेरी अब बहुत ब्रेव हो गया और वो लोगों के बीच में रहना चाहता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अब मिस्टर लैम की डेथ के बाद क्या डेरी फिर से अपने ओल्ड सेक्लूशन पे आ जाएगा, यानी फिर से लोगों से दूरी बनाए रखेगा, अकेले अकेले अलोन रहेगा लोनलीनेस में? और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ हिज लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर? या फिर ऐसा होगा कि ब्रीफ एसोसिएशन यानी बहुत छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए जो वो मिस्टर लैम से मिला और मिस्टर लैम की बातों का कुछ छाप छूटा डेरी के ऊपर और वो वैसे ही हमेशा ब्रेव रहेगा। तो मिस्टर लैम की डेथ के बाद या तो डेरी ब्रेव रहेगा या वैसे ही पुराने जैसे बन जाएगा। क्या होगा ये हमें बताना है आंसर में। तो डेरी विल नॉट गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन बिकॉज मिस्टर लैम हैड चेंज्ड हिज वे ऑफ थिंकिंग। तो डेरी अपने पुराने सेक्लूजन यानी पुराना जैसा डेरी, जो डरा हुआ डेरी रहता था, वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मिस्टर लैम ने उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका देखने का, लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज कर दिया था। ही टोल्ड हिम दैट हेटिंग पीपल एंड लिविंग अलोन इज मोर हार्मफुल देन व्हाट एसिड डिड टू हिम। तो मिस्टर लैम ने उसको बताया था कि एसिड ने तो तुम्हारा सिर्फ चेहरा जलाया है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये हेट्रेड, जो लोगों को नफरत करने की, लोगों से नफरत करने की जो फीलिंग है और अकेले रहने की जो फीलिंग है, ये उस एसिड से भी ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है। He told him to take risk and face people. उन्होंने डेरी को बताया कि रिस्क लो लाइफ में, लोगों को फेस करो, डर को फेस करो, तभी तुम उससे बाहर आ पाओगे। He also suggested that it's just his face that has disfigured. He has legs, arms, heart and brain and he could do whatever he wants to do in his life. तो वो उसको ये भी बताते कि उसका तो सिर्फ एक साइड का चेहरा थोड़ा सा जला हुआ है, उसके पास हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ है और बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में वो अपनी लाइफ में जो चाहे, जैसा चाहे कर सकता है और सक्सेसफुल बन सकता है। He also says that there are chances that Derry can achieve more than a normal person if he can make a firm determination to achieve something. वो उसको ये भी समझाते कि अगर एक बार डेरी ने फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता, बिल्कुल वो अपने एफर्ट्स पे पक्का हो गया, फर्म हो गया, तो वो उन नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में अगर उसने एक बार ठान ली तो। This surely had a great impact on him and this can be seen that he returned back to the garden though his mother was not ready to let him go. तो इन सब बातों का मिस्टर लैम्प की डेरी पर बहुत गहरा असर पड़ा, तभी तो डेरी घर गया इतनी दूर, अपनी मॉम के मना करने के बावजूद भी उनसे लड़ा और वापस गार्डन आया मिस्टर लैम्प की हेल्प करने के लिए। He decided to face it and live without fear of being disliked by anyone and therefore runs back to the garden in order to live those moments again which he liked when he was in the company of Mr. Lamb. तो डेरी ने लास्ट में डिसाइड किया कि मैं लोगों को फेस करूंगा, जाऊंगा घर वापस और अकेले वापस घर से आऊंगा, बिना डरे लोगों से जीऊंगा और वो चीज़ें करूंगा जो मुझे अच्छी लगी थी, जैसे उसको गार्डन में रहना, मिस्टर लैम्प से बातें करना, बीस का सिंगिंग सुनना, ये सब अच्छा लगा था उसको। तो उसने वो डिसाइड किया कि मैं निडर रहूंगा और वो सारी चीज़ें करूंगा जो मुझे अच्छी लगती हैं बिना लोगों से डरे हुए। तो बेसिकली डेरी पुराना वाला डेरी नहीं बनेगा जो लोगों से डरता है, वो ब्रेव बनेगा क्योंकि मिस्टर लैम्प की बातों का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ओके, हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो विस्तास बुक है उसका चैप्टर 7 इवांस ट्राइज ओ लेवल, और उसकी आज हम स्टार्ट करेंगे समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर समरी। The story starts with a telephonic conversation between the governor and the examination board secretary. जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये एक बातचीत से स्टार्ट होती है और ये बातचीत टेलीफोन पर हो रही है। किसके बीच में? सेक्रेटरी, जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स के सेक्रेटरी हैं वो, और जो प्रिजन, जेल के जो गवर्नर हैं, उनके बीच में। तो दोनों के बीच में कुछ बात हो रही है। The prison authorities want to conduct an O-level exam in the German language for a prisoner named Evans. The secretary asks about the venue of the exam and also about the invigilator for it. तो जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन है उसके जो गवर्नर है वो रिक्वेस्ट करते हैं सेक्रेटरी से कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए ओ लेवल का जो जर्मन एग्जाम होता है, ओ लेवल जर्मन एग्जाम यानी कि जो बेसिक लेवल होता है जर्मन लैंग्वेज का जो एग्जाम होता है, उसका एग्जाम हमारे प्रिजन, हमारे जेल में कंडक्ट करवाएं एक प्रिजनर के लिए, एक कैदी के लिए जिसका नाम है इवांस। तो सेक्रेटरी कहते हैं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, हम कर लेंगे, आप हमें वेन्यू बता दीजिए कि कहाँ होगा। और
गवर्नर कहते हैं ठीक है, वो एक सेल में है, अपने लॉकअप में है, वहीं पे मैं चाहता हूँ कि उसका एग्ज़ाम हो और मैं उसको वहाँ से बाहर निकलने नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो प्रिजनर है वो 3 बार कोशिश कर चुका है जेल से एस्केप करने के लिए, जेल से भागने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से कहीं बाहर जाए एग्ज़ाम दे, इसीलिए वो यहीं अपने लॉकअप में रहेगा। आप बस कोई इन्विजिलेटर भेज देना, यानी कि वो इंसान जो एग्ज़ाम के टाइम उसके साथ बैठेगा और उसे सुपरवाइज करेगा। The governor replies that the exam can be conducted in the Ivan's cell and churchmen will be appointed for the invigilator for the exam. तो गवर्नर ने बोला कि ठीक है, उसकी लॉकअप में उसका एग्जाम कराएंगे और एक चर्चमैन यानी कि एक प्रीस्ट, फादरी या पार्सन जिसे हम कहते हैं, जो चर्च में होता है, कहते हैं उससे बुलवा लेंगे। बहुत सारे हैं चर्च में, तो एक को बुलवा लेंगे, वो एक इन्विजिलेशन का काम करेगा, यानी जब एग्जाम लिखेगा इवान्स बैठ के ये इन्विजिलेट करेगा, उसे सुपरवाइज करेगा। They both then end their conversation by deciding on how and when the exam will be conducted. फिर दोनों की फ़ोन पे ये जो बात है ख़त्म होती है, क्योंकि दोनों ने डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम कब होना है, कहाँ होना है, कौन इन्विजिलेट करेगा, सब कुछ डिसाइड करके दोनों ने फ़ोन रख दिया। A senior prison officer Jackson visits Evan's cell to conduct an inspection if any weapon may be hidden. They are going through this checking because Evans had successfully escaped from the prison earlier also. The episode gave them the name Evans the Break. अब क्योंकि इवान्स जेल से 3 बार भाग चुका है, इसलिए पूरे प्रिजन में, सारे जेल में इवान्स को किस नाम से जाना जाता है? इवान्स द ब्रेक। क्यों? क्योंकि वो 3 बार भागने की कोशिश कर चुका है। इसीलिए अब बहुत टाइट सिक्योरिटी और बहुत हाई अलर्ट पे रख दिया है गवर्नर ने सारे ऑफिसर्स को कि ध्यान दो, नज़र रखो इवान्स पे, क्योंकि वो कभी भी भाग सकते हैं। इसीलिए जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है इवान्स का, वहीं पर 0 लेवल जर्मन लैंग्वेज का, उसके एक दिन पहले जो प्रिजन के सीनियर ऑफिसर है मिस्टर जैक्सन, वो इवान्स के सेल में आते हैं और पूरा चेक करके जाते हैं 2 घंटे तक उसके पूरे सेल को कि कहीं कोई चीज़, कोई वेपन, कोई ऐसी चीज़ तो उसने छुपाई नहीं है जो एग्ज़ाम के दिन वो यूज़ करे, इन्विजिलेटर को मारे या क्या, और फिर एस्केप कर जाए यानी भाग जाए। तो वो सारी चीज़ें जैक्सन चेक करने आए। द गवर्नर was not ready to take any risk with this as it could bring a bad name to him. तो गवर्नर इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट और इतनी चेकिंग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको बैड नेम, यानी कि उनको अपने नाम पे धप्पा नहीं चाहिए था कि इनके प्रिजन से एक कैदी 3 बार भाग चुका और फिर 4थी बार भी भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वो बहुत हाई अलर्ट पे। इस वजह से उन्होंने उस सेल में कैमरा लगवा के रखा है, एक माइक्रोफोन लगवा के रखा है। और माइक्रोफोन इसलिए लगवाया क्यों? क्योंकि वो अपने ऑफिस में बैठ के गवर्नर रिसीवर से सब सुन सकते हैं कि क्या बातचीत हो रही है सेल में। इसीलिए उन्होंने इतनी हाई अलर्ट और इतनी हाई सिक्योरिटी रखी है इवान्स के सेल में। Jackson and Stephens checked the cell thoroughly. They had taken away the nail scissors earlier and Jackson ordered Stephens to take away the razor blade as soon as he shaved. अब जो इवान्स है उसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है, बहुत लंबे लंबे घुंघराले वेवी बाल हैं, तो उसको बोला गया कि जल्दी से क्लीन अप होके बैठ जाओ क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है, अच्छे से नीट एंड टाइडी होके बैठो, ये डर्टी क्लोथ्स अपने चेंज करो। तो उसने बोला ठीक है, मुझे एक रेज़र चाहिए जिससे मैं अपनी शेविंग कर सकता हूँ और नेल सीजर्स यानी नेल कटर चाहिए जिससे मैं अपने नेल्स बिल्कुल क्लीन रखूँ, क्योंकि इवान्स को अपने नेल्स क्लीन रखना बहुत अच्छा लगता था। तो जैक्सन ने स्टीफेंस, जो कि दूसरे जूनियर इंस्पेक्टर हैं, जूनियर ऑफिसर हैं प्रिजन के, उसको स्टीफेंस को बोला जैक्सन ने कि ठीक है तुम अब ध्यान देना यहाँ पे, और जैसे ही अपनी शेविंग कर ले, नेल्स कट कर ले, तो इसका रेज़र भी ले लेना। जैक्सन ने ऑलरेडी उससे उसका नेल कटर, उसका नेल फाइलर सब ले लिया था और बोला था कि जैसे ये शेविंग कर ले स्टीफेंस, तुम इसका रेज़र भी ले लेना, नहीं तो ये इसको एज अ वेपन यूज कर सकता है। Jackson ordered Evans to take off his hat but left it because Evans requested him not to do so as it was his lucky hat for the exam. ठीक है, अब इवंस ने एक चीज़ और पहनी हुई है, ऐसी छोटी सी बॉबल हैट, इस तरीके की एक जो हैट होती है ना जिसमें ऊपर से ऐसे फर लगा रहता है वोलन, इसको हम बॉबल हैट कहते हैं। तो इवंस ने ऐसी बॉबल हैट पहनी हुई थी रेड और वाइट कलर की। तो जैक्सन ने उसको बोला ये हैट उतारो, तो वो कहता है नहीं प्लीज़ सर, ये मेरी लकी चार्म है, मैं ये हैट नहीं उतारूंगा, आप तो जानते ही ये मेरा एग्जाम है तो ये मेरे लिए बहुत लकी है, तो मुझे प्लीज़ पहनने दो। बेसिकली जैक्सन बिल्कुल लाइक नहीं करता इवान्स को, वो उसका समझो दुश्मन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो अलाउ कर देता है कि ठीक है तुम ये हैट पहन लेना। All sorts of arrangements were made to keep a check on Evans. Even a microphone was placed in his cell. On the day of exam, McLeary, the churchman, reached the prison and was assisted to the cell by the Stephens. तो सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, चेयर, टेबल, माइक्रोफोन, कैमरा वैमरा सब लगा दिए इवेंट्स के सेल में और एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर कर दिया।
अगले दिन सुबह को मैक्लियोरी करके एक पार्सन, एक प्रीस्ट जो कि चर्चमैन होते हैं, वो आए और उनको कौन अंदर लेके आए, उनको स्टीफेंस लेकर आए अंदर लेके, और फिर स्टीफेंस को हैंड ओवर कर दिया कि स्टीफेंस अब तुम ध्यान रखना मैक्लियोरी का, क्योंकि ये इन्विजिलेटर है। तो मैक्लियोरी कौन है? मैक्लियोरी एक चर्चमैन है जो कि एक इन्विजिलेटर है, यानी कि ये इन्विजिलेट करेंगे, ध्यान देंगे, सुपरवाइज करेंगे इवांस को जब वो एग्जाम अपना कंडक्ट कर रहा होगा। The governor was informed that the exam was about to begin and the cell did not have any weapons. The governor ordered the officer to check the churchmen so that Evans may not use any belongings of McLeary as a weapon. तो बस गवर्नर को बता दिया जैक्सन और स्टीफन ने कि बिल्कुल सेफ है, इवंस के सेल में कुछ नहीं है, उसका एग्जाम हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब एग्जाम स्टार्ट हो गया तो सडनली गवर्नर के दिमाग में बहुत शक और बहुत डाउट्स आ रहे हैं। वो बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ इवंस इस बार हरकत ना कर दे भागने की। तो एकदम से उन्हें लगा कि हो सकता है कि मैक्लियरी अपने साथ कुछ अनजाने में ही सही या अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कोई ऐसी चीज़ या कोई छोटा नेल कटर या जैक नाइफ टाइप की कोई चीज़ लेकर आए। तो वो उन्होंने सोचा कि कहीं इवांस के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इवांस मैक्लियरी से वो चीज़ें छीन के उन्हीं पर अटैक करके एस्केप करने की कोशिश कर सकता है। तो उसी वक्त उन्होंने जल्दी से कॉल किया जैक्सन को और बोला कि स्टीफेंस को कनेक्ट करो उसके सेल में मेरा कॉल, और उसको ये बोलो कि मैक्लियरी को बाहर लेकर आए और उसको पूरी तरीके से चेक करें। अगर उसके पास कोई ऐसी वैसी चीज़ है तो आप उनसे ले लो, क्योंकि ये उन्हीं के लिए खतरनाक है, इवंस उनको अटैक करके वो चीज़ें ले सकता है। The churchman and his belongings were searched. The paper knife was also removed so that Evans might not use it to injure the churchman in order to escape. तो फिर पूरी तरीके से सिक्योरिटी ने चेक किया चर्चमैन यानी मैक्लियोरी को, और उसके पास एक पेपर नाइफ था, वो नाइफ जो शीट्स पेपर्स काटने के काम आता है, तो वो उससे ले लिया गया और उसको पूरा चेक किया। During the search, Jackson found the abnormal thing in the churchman's bag. It was a semi-filled tube. When asked for the reason for keeping it, McLeary said that he had to use it as he was suffered from piles या hemorrhoids. तो क्या होता है, जब जैक्सन पूरा चेक कर रहा होता है मैक्लेरी के पास कुछ नहीं निकलता, लेकिन उनके पास एक ब्राउन सूटकेस था जिसमें वो क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन शीट्स, ये सारी चीज़ें लाए थे। तो जब उन्होंने वो बैग सूटकेस चेक किया ब्राउन कलर का, तो उनको एक छोटा सा ट्यूब मिला, जो स्विमिंग में छोटे बच्चे पहन के स्विमिंग नहीं करते, वैसा छोटा सा ट्यूब मिला जो आधा हवा से फिल्ड था, हाफ एयर फिल्ड। तो जैक्सन ने पूछा आप ये क्यों लेकर आए हैं? तो उन्होंने बोला मुझे हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, यानी पाइल्स की दिक्कत है। अगर मुझे बहुत देर कहीं बैठना रहता है तो मुझे डिफिकल्टी होती है, तो मैं अपने साथ ही छोटा सा ट्यूब ले जाता हूँ, मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ अगर मुझे पेन या कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं लाया हूँ। तो जैक्सन कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द एग्जाम बिगैन एंड एवरीथिंग बीइंग स्पोकन इन द सेल वाज कॉन्स्टेंटली हर्ड बाय द गवर्नर। तो अब एग्जाम स्टार्ट होता है और जो भी अंदर बातचीत हो रही है मैक्लियरी या इवेंट्स के बीच में कि टाइम स्टार्ट, टाइम स्टॉप, पेपर ले लो, शीट ले लो, जो भी चीज़ें, वो सब गवर्नर अपने ऑफिस से बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा और वो रिसीवर से सब कुछ सुन सकते हैं। इतनी ज़्यादा उन्होंने नज़र रखी हुई है इवांस पे। Meanwhile, a phone call from the examination board for some corrections in the question paper was made the governor suspicious, यानी कि doubtful। तो अब गवर्नर अपने ऑफिस में बैठे हैं, सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और उसी वक्त उनके पास एक कॉल आता है। कॉल कहाँ से आता है उनके पास? एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आता है। तो वहाँ वो बोलते हैं उनको कि अरे कोई एक बेवकूफ़ इंसान करेक्शन स्लिप रखना भूल गया है इवांस के क्वेश्चन पेपर में, तो आप मतलब प्लीज़ मेरा कॉल कनेक्ट करवा दीजिए ताकि मैं उनको करेक्शन बता दूं। अब करेक्शन स्लिप क्या होता है? यूजुअली जब हम एग्जाम लिखते हैं तो कभी कभी कोई क्वेश्चन में कोई वर्ड गलत होता है या कुछ मिसप्रिंट होता है, तो टीचर्स आते हैं हमें अनाउंस करते हैं ना कि इस वर्ड को चेंज करो, ये करेक्शन है, तो उसी को करेक्शन स्लिप कहते हैं। तो कह रहा है वो सिक्योर एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड से कह रहे हैं कि एक करेक्शन है क्वेश्चन में और वो हम बताना भूल गए, तो आप प्लीज़ हमारा कॉल कनेक्ट करा दो ताकि क्वेश्चन पेपर में जो इवेंट्स लिख रहा है उसमें जो गलती है वो हम बता दें। तो गवर्नर कहते हैं ठीक है, लेकिन गवर्नर को इस कॉल पे थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ये कोई फेक कॉल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इवांस के कोई प्लान है और वो मतलब वो भागेगा इससे, तो वो काफ़ी डाउटफुल फील करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इवेंट्स 3 बार भागने की कोशिश कर चुका है। अब ये जो उसकी इच्छा थी कि मैं एग्ज़ाम दूं जर्मन लैंग्वेज का, मेरे लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, तो ये भी इसका एक एस्केप का प्लान था, क्योंकि वो एक्चुअली
चौथी बार फिर ट्राई कर रहा है भागने के लिए। उसको एग्जाम देने में, जर्मन लैंग्वेज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब एक जरिया है उसके एस्केप प्लान का, यानी कि इसके थ्रू वो भाग सकता है, तो वो वही कर रहा है। इस वजह से उसने गवर्नर ने से कहा था कि मुझे जर्मन पढ़नी है और मुझे एक जर्मन टीचर ला के दो। अब ये जो जर्मन टीचर है जिसको पढ़ाने आता था, वो भी उसका फ्रेंड था और एक कोई टीचर वीचर नहीं था, वो बेसिकली जो इवेंट्स है उसके प्लान का हिस्सेदार था। और ये जो मैक्लेरी, जो ये इन्विजिलेटर आया है इवेंट्स को अंदर सुपरवाइज करने के लिए, ये कोई असली मैक्लेरी नहीं है। असली मैक्लेरी अपने घर पे ही है, जिसको लोगों ने मुंह बांध के, उसको चेयर से बांध के चले गए। ये नकली मैक्लेरी है जो भेस बदल के आया है मैक्लेरी बन के, तो ये भी इवांस का ही पार्टनर है इस एस्केप प्लान में। तो सब कुछ एस्केप के लिए ही हो रहा है, कोई एक्चुअली कोई जर्मन एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली इवांस का ये प्लान चल रहा है भागने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन स्लिप के लिए कॉल आया और उसने गवर्नर को सस्पिशियस बनाया, यानी कि डाउटफुल बनाया। आगे पढ़ते हैं। He cross-checked it by dialing the number again, which turned out to be busy. Then again there was a phone call from the magistrate demanding the police officers and a van. Such things were suspicious to the governor, but he calmed down as he was sure of his arrangements. तो गवर्नर ने सोचा कि स्टेट बोर्ड से ये कॉल आया है, एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो भाई हो सकता है कि ये कोई एक फेक कॉल हो। तो उसने एक दूसरे फ़ोन से एग्जामिनेशन बोर्ड पे कॉल किया। तो जब कॉल किया तो वो नंबर इंगेज आ रहा था, तो गवर्नर को लगा कि हाँ चलो ठीक है, इंगेज आ रहा है यानी कि ये कॉल मेरे पास आया हुआ है, तभी तो ये इंगेज मिल रहा है दूसरे फ़ोन से। तो उसको श्योरिटी मिल गई कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने करेक्शन स्लिप आगे पहुंचा दी। अभी जो करेक्शन स्लिप आई थी उसमें जो भी करेक्शंस बताए जा रहे थे ये कोड्स थे। ये कोड्स थे जो वो लोग इवांस तक पहुंचाना चाहते थे कि भाई यहाँ से भागने के बाद तुम कहाँ जाओगे, तो उस होटल का नाम, किस स्ट्रीट नंबर पे वो होटल है, वो सारी चीज़ें करेक्शन स्लिप में बताई गई कोड्स के थ्रू। ठीक, उसके बाद गवर्नर के पास थोड़ी देर बाद एक और कॉल आता है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का कॉल आता है। ये कॉल उनके पास इसीलिए आता है कि भाई वो बोलते हैं कि हमको एक प्रिजन की वैन और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स की ज़रूरत है, हमको रिमांड चेक पे जाना है। रिमांड लेने जाते हैं, चेकिंग पे जाते हैं ना, तो कहते हैं हमें प्लीज़ कुछ गाड़ियाँ और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स भेज दो। तो ये सारे कॉल्स फेक कॉल्स होते हैं गवर्नर के पास, ताकि उनको गुमराह किया जाए और वो रिसीवर उठा के सुन ना पाए कि क्या बातचीत हो रही है अंदर सेल में। तो ये गवर्नर को गुमराह करने के लिए फेक कॉल्स आए हैं। पर फिर भी गवर्नर ये कॉल्स अटेंड तो करता है, लेकिन उसको लगता है कि ये फेक कॉल्स तो नहीं है, उसको शक होता है। फिर वो सोचता है मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस हो रहा हूँ, मैंने तो इतने बढ़िया अरेंजमेंट्स करके रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। Stephen stood outside the cell and peeped inside after every minute. It was always the same, but later on he noticed that Evans had put a blanket around himself. Though he doubted it at first, but then stopped thinking much as it was cold inside the cell. अब जो जूनियर ऑफिसर है स्टीफेंस, वो इवांस के सेल लॉकअप के बाहर खड़ा हुआ है, बार बार पीप होल यानी कि एक छोटा सा होल है, उसको बार बार खोल के हर एक मिनट में चेक कर रहा है। इवेंट्स को देख रहा है कि वो एग्जाम लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो हर बार ही सेम होता था, लेकिन एक बार जब उसने चेक किया तो इवेंट्स को ब्लैंकेट पहना हुआ था एक। तो वो सोचता है कि अभी तो उसको ब्लैंकेट नहीं पहना था, अब इसने ब्लैंकेट क्यों पहना है। तो वो सोचता है मैं जैक्सन को जाके, जो सीनियर ऑफिसर है उसको जाके इन्फॉर्म करूँ क्या। फिर वो सोचता है कि अरे मैं कुछ ज़्यादा ही हो रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ठंड है और इसके सेल में कोई हीट, कोई वार्मथ नहीं पहुँचती, तो बेचारे को ठंड लग रही होगी, तो बहुत वेरी नेचुरल कि उसने एक ब्लैंकेट पहन लिया है, ओढ़ लिया है। Later on, the exam was conducted as the governor ordered on the phone. Stephens accompanied McCleary to the gate. अब थोड़ी देर बाद एग्जाम बस खत्म होने ही वाला होता है कि उसके पहले गवर्नर ने स्टीफेंस को ऑर्डर दिया कि जब एग्जाम खत्म हो जाए तो जो मैक्लेरी है, जो आपके इन्विजिलेटर हैं, उसको मेन गेट तक तुम खुद जाके सी ऑफ करके आओगे। और स्टीफेंस ने वैसा ही किया। Everything went as planned and Stephens was happy. To be sure of himself, he once again went to the cell for a final look. तो स्टीफेंस ने सी ऑफ कर लिया, वो खुश था कि चलो ठीक है भाई, सब कुछ बढ़िया हो गया, एग्जाम अच्छे से हो गया, इवेंट्स ने कोई नाटक नहीं करा। वो सोचता है चलो बहुत देर हो गई है, मैंने कॉफ़ी नहीं पी, तो मैं कॉफ़ी पीने चले जाता हूँ प्रिजन की कैंटीन में। फिर वो सोचता है चलो एक बार चेक ज़रूर कर लेता हूँ इवांस को। फिर वो चेक करने जाता है। जब वो चेक करने जाता है तो वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने क्या देखा, उसने देखा कि वहाँ इवांस नहीं है, वहाँ कौन है, वहाँ मैक्लेरी है, और वो बहुत गंभीर हालत में है, उसकी पूरी बॉडी से, उस पूरे सर में से ब्लड निकल रहा है। तो ही वॉज शॉक टू सी मैक्लेरी लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड, पूरे ब्लड में लथपथ मैक्लेरी था वहाँ पे। Soon the news spread that Evans had injured the invigilator and had escaped from the jail by impersonating him.
तो जल्द ही पूरे प्रिजन में, पूरे जेल में खबर फैल गई कि इवांस चौथी बार भाग गया जेल से और उसने मैक्लेरी को इम्पर्सनेट किया, यानी कि इवांस ने जेल के अंदर मैक्लेरी को हिट किया, उसका पूरा ब्लड निकला और उसने क्या किया, मैक्लेरी से उसका पूरे कपड़े वपड़े ले लिए, भेष बदल लिया। तो मैक्लेरी का भेष बदल के इवांस भाग गया, तो ये पूरी खबर फैल गई। मैक्लेरी who was badly injured was taken to the governor as he had some important information। अब मैक्लेरी जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसको स्टीफेंस और जैक्सन दोनों ऑफिसर्स गवर्नर के सामने ले गए, क्योंकि उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो ये बता सके कि इवांस यहाँ से भाग के कहाँ गया है। अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो जर्मन टीचर आया था वो फेक था, जो पढ़ाने आता था। जो मैक्लेरी अंदर इन्विजिलेट करने आया था वो भी फेक था। फिर हमें ये पता चलता है कि जो ब्लैंकेट ओढ़ के रखा था इवांस ने, ये बहाना करके कि मुझे ठंड लग रही है, उस टाइम पे चुपचाप, जब गवर्नर मैजिस्ट्रेट के साथ फोन पे बिजी थे, जब स्टीफेंस नहीं देख रहा था उन्हें, उस टाइम पे मैक्लेरी के साथ उसने इंटरचेंज किया, यानी कपड़े बदल लिए, ठीक है। और पुलिस वालों को ये दिखाया कि मैं मैक्लेरी हूँ और जो भागा है वो मुझे मार के भागा है वो इवांस है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अभी हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे वो कैसे। मैक्लेरी told the governor about the photocopy being placed on the question paper which shared the escape plan with Evans। तो अब जो मैक्लेरी है, जो कि बहुत चोटिल है, वो क्या दिखाता है, वो बोलता है देखो मेरे पास एक सबूत है, ये जो क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है इवांस का, उसके लास्ट पेज पे एक छोटा सा पेपर चिपकाया गया है और इसके ऊपर जर्मन लैंग्वेज में पूरा वो प्लान लिखा हुआ है, जो इसका एस्केप प्लान है, ये यहाँ से कहाँ जाने वाला है, यहाँ से कौन से रास्ते से गुजरेगा, ये सब इसमें लिखा है। तो कहता है मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया है। द गवर्नर ट्राइड टू डिकोड द जर्मन लैंग्वेज एंड फाउंड दैट द इवांस वुड रीच द न्यूबरी आफ्टर हिज जेल ब्रेक। तो गवर्नर को क्योंकि जर्मनी आती थी लैंग्वेज, तो उसने वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ी और डिकोड किया, यानी कि ढूंढ निकाला कि वो न्यूबरी तक पहुंचा है, यहाँ से भागने के बाद वो न्यूबरी एरिया गया है। Soon, Superintendent Carter was called and McCleary was sent with him to catch Evans। और उसी वक्त सुपरिटेंडेंट कार्टर नाम के डिटेक्टिव वहां पर आ गए और मैक्लेरी को उनके साथ भेजा गवर्नर ने कि मैक्लेरी आप जाओ कार्टर के साथ और इनकी हेल्प करो ढूंढने में ये सब कोड्स पढ़ के कि कहाँ गया है इवांस। ओके, both Jackson and Stephens were scolded for being unaware about the Evans having false beard and the churchmen's belonging in the cell। और गवर्नर ने बहुत गुस्सा हुए मिस्टर जैक्सन पे और मिस्टर स्टीफेंस में, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के एक दिन पहले इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा उसका सेल चेक किया था, लेकिन फिर भी उसके पास क्या क्या निकला, नकली दाढ़ी निकली, नकली चश्मे निकले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। तो बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। ही देन ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम टू गो सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड मीट चीफ इंस्पेक्टर बेल। फिर गवर्नर ने ऑर्डर दिया इंस्पेक्टर जैक्सन और इंस्पेक्टर स्टीफेंस को कि तुम दोनों जाओ सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन और वहां पर जाके चीफ इंस्पेक्टर जो बेल है वहां पहुंच के उनसे मेरी फोन पर बात कराओ। Meanwhile, Carter called him to inform that they had missed Evans while chasing him and that McCleary was sent to Radcliffe Hospital। The governor called up the hospital and came to know that they had sent an ambulance to the examination board, but the churchman had already disappeared। अब जैक्सन और स्टीफन चले गए इंस्पेक्टर बेल से बात करवाने के लिए, किसकी, गवर्नर की, और डिटेक्टिव कार्टर जो है वो मैक्लेरी को लेके चला गया ये पता करने के लिए कि इवांस कहाँ है। तो इतनी देर में अब गवर्नर वहाँ बैठे हुए हैं और उनके पास कॉल आता है डिटेक्टिव कार्टर का। वो कहते हैं कि मैक्लेरी की क्योंकि चोट वोट लगी थी, मैंने उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल छोड़ दिया है और इवांस को हम ढूंढने गए, लेकिन एक राउंड अबाउट, एक हेलिंगटन चौराहे तक हम पहुंचे, उसके बाद से वो शायद कहीं निकल गए, तो वहाँ से हम इवेंट्स की ट्रैकिंग हम खो बैठे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने, गवर्नर ने कॉल किया कहाँ पर, रेडक्लिफ हॉस्पिटल में, ये कंफर्म करने के लिए कि मैक्लेरी नाम का जो पेशेंट आपके पास आया है वो ठीक है ना। और जब वो कॉल करते हैं उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ कहती है कि यहाँ मैक्लेरी नाम का कोई नहीं है, हमने तो अपनी एम्बुलेंस भेजी थी इस पेशेंट को वहाँ से पिक करने के लिए, एक जगह से, एनफील्ड वे से, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, यानी मैक्लेरी भाग गया।
तो गवर्नर बहुत शॉक में आ जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि जो मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर बन के आया था ये कोई असली मैक्लेरी नहीं है, ये भी एक भेस बदला हुआ नकली मैक्लेरी है जो इवांस का फ्रेंड और उसके प्लान का हिस्सेदार है। He understood the whole plan that McClary, who was helping them to search Evans, was in fact Evans himself. ठीक है, तो उसको ये लगा कि ये जो मैक्लेरी भागा है वो भागा हुआ इंसान इवांस है। ओके, तो अब गवर्नर को सब समझ में आ गया कि अंदर हमको ये दिखाया गया कि इवांस एग्जाम लिख रहा है और यहाँ मैक्लेरी उसको इन्विजिलेट करने आया है। ये जो मैक्लेरी है ये नकली मैक्लेरी है। ठीक है, जब उसने कंबल पहना, ब्लैंकेट पहना इवांस ने, तो इन दोनों ने इंटरचेंज कर लिया, यानी दोनों ने भेस बदल लिया। अब जो इवांस है इनको लगा कि इसको हम ले जा रहे हैं और इसको सी ऑफ कर दिया मैक्लेरी बना के, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इवांस ने शो किया, तो वो दोनों वहीं थे। इवांस अपनी ही जगह था, मैक्लेरी अपनी जगह थी, दोनों ने सिर्फ भेस बदले थे, यानी दो मैक्लेरी उन्होंने बना लिए थे। मैक्लेरी खुद तो मैक्लेरी था ही, और जो इवांस था उसने भी मैक्लेरी का भेस पहन लिया, तो दो मैक्लेरी हो गए। तो स्टीफेंस को लगा मैं एक मैक्लेरी को ड्रॉप करके आ गया हूँ, और जब वो बाद में आया तो उसको लगा मैक्लेरी तो यही है और बहुत गंभीर हालत में ब्लड में बैठा हुआ है पूरा। तो जो अंदर बैठा था वो मैक्लेरी था जो बहुत ब्लड वाली हालत में था, और उसने अपनी ब्लड वाली हालत का सिंपैथेटिक सिचुएशन दिखा के बोला कि भाई मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। उसको हॉस्पिटल लेके गए डिटेक्टिव कार्टर, और वहीं से वो भाग गया। तो जो हॉस्पिटल में नहीं तो जो प्रिजन में, जो जेल में बैठा था, उसने सिर्फ मैक्लेरी का भेस पहना हुआ था, वो खुद इवांस ही था, और वो भाग गया। तो गवर्नर को पूरी बात समझ में आ गई। फिर बाद में soon the real McClary was also found by the police who was tied up at the house. अब थोड़ी देर बाद गवर्नर के पास कॉल आता है कि असली मैक्लेरी मिल गया। जो असली मैक्लेरी जिसको एक्चुअली आना था इवांस का एग्जाम इन्विजिलेट करने के लिए, उसको सुबह 8:15 बजे ही दो आदमी उसके घर में घुसे, उसको मारा और उसका मुंह बांध के उसको कुर्सी से बांध के चले गए। तो असली मैक्लेरी अपने घर पर ही है। ऑन द अदर हैंड इवांस हैड रीच्ड होटल गोल्डन लायन एंड वाज एंजॉयिंग हिज फ्रीडम। अब जिसको मैक्लेरी समझ के पुलिस ऑफिसर्स हॉस्पिटल ले गए थे और वो भाग गया, वो तो इवांस था। वो फाइनली कहाँ पहुंचा? गोल्डन लायन नाम के होटल पहुंच गया और बड़ा आराम से एंजॉय कर रहा था, फिश एंड चिप्स खा रहा था, बढ़िया एंजॉय कर रहा था वहां पहुंच के। When he reached the hotel room, he found the governor in his room. He told Evans that he had all of his men around, so there was no chance for him to escape again. अब जैसे ही अपना खाना वाना खा के थोड़ी वॉक करके इवांस ऊपर अपने होटल के रूम में गया, उसने कमरे का दरवाजा खोला। वो शॉक हो गया क्योंकि उसने सामने गवर्नर को बैठे हुए देखा, और गवर्नर कहते हैं अब तुम पकड़ा गए हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है, मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और इवांस बहुत शॉक्ड होता है ये सोच के कि मैं फंस गया। द गवर्नर आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्लान एंड इवांस टोल्ड एवरी बिट ऑफ टू हिम। तो गवर्नर ने उसके पूरे प्लान के बारे में पूछा कि कैसे तुमने पूरा प्लान किया। तो उसने एक एक चीज़ बताई कि मैंने ये कैसे प्लान किया। उसने बताया कि गवर्नर ने उससे पूछा तुम ब्लड कैसे लेके आए अंदर। तो उसने बोला कि जो नकली मैक्लेरी आया था ट्यूब लेके, ये बोल के कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, कहते हैं उसमें मैं पिग का ब्लड मैंने डाला था और उस ब्लड को हमने यूज़ किया। फिर वो बताता है जो जर्मन टीचर आया था वो भी नकली था। फिर वो बताता है कि जो मैक्लेरी आया था वो भी खुद नकली था, हमने उसकी दाढ़ी वाड़ी लगा दी, हमने चश्मे लगा दिए उसके। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई कि मैंने इस तरीके से पूरा प्लान किया है। तो गवर्नर मजबूर हो गए सोचने में कि कितना क्लेवर, कितना बढ़िया प्लान बनाया इवांस ने, और ना चाहते हुए उन्होंने इवांस की तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। The governor felt proud of catching him again, and soon as the van started, the prison officer unlocked Evans' handcuffs and asked the driver to drive fast as the police could not catch them ever. अब फाइनली गवर्नर ने बोला चलो भाई उठो और अब तुम्हें हम वापस जेल लेके चलते हैं। नीचे उसको लेकर आए होटल के, वहाँ पर एक वैन आके खड़ी हुई और वैन में से एक ऑफिसर निकला। कुछ नहीं बोला उसने, चुपचाप बस इवांस को हैंडकफ कर दिया, यानी कि उसके हाथ में हथकड़ियाँ बांध दी, और इवांस बैठ के वहाँ से चला गया। गवर्नर बोलते सी यू सून, यानी कि अब मैं तुम्हें वापस वहीं जेल में मिलता हूँ। और वो बहुत खुश हुए कि हमने इवांस को पकड़ लिया। लेकिन बेसिकली ये पकड़ा नहीं था गवर्नर ने, क्योंकि जो ये प्रिजन ऑफिसर आया था, ये जो वैन आई थी पकड़ने के लिए इवांस को, वो भी फेक थे, वो भी नकली थे। ये सब प्लान का हिस्सा था उसके, और उसको पकड़ के वो लोग भाग के निकले। इनफैक्ट जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उस वैन की, वो भी कौन था? वो
नकली मैक्लेरी था, जो नकली मैक्लेरी आया था ना इन्विजिलेट करने, ये वो ड्राइवर था। तो वो कहता है कि बस अब बताओ कहाँ चलना है। फाइनली इवांस once again managed to escape from the clutches of the police with the help of his friends। तो लास्ट में जो ड्राइवर है, जो नकली मैक्लेरी है, वो जो नकली मैक्लेरी था वो ड्राइवर बन के फिर से आया और वो इवांस को पूछता है कि आप कहाँ चलना है, हम फाइनली पुलिस की गिरफ्त से भाग गए। तो वो कहता है कि न्यूबरी चलते हैं और जल्दी चलते हैं, अदरवाइज वो लोग जल्दी हमें फिर ढूंढ लेंगे। तो भागते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है और फाइनली इवांस बहुत क्लेवरली अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विट्स यूज करके पुलिस की गिरफ्त से 4th टाइम में सक्सेसफुली एस्केप कर जाता है। सो बच्चों, यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरी, डिड यू फील अबाउट इवंस हैविंग द लास्ट लाफ? स्टोरी पढ़ के जब स्टोरी एंड होती है तो आखिरी में इवंस लाफ करता है कि गुड बाय सर, ऐसे स्माइल करके निकलता है। तो ये जो लास्ट लाफ थी, आखिरी में जो ये हंसा था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग निकला? तो इवंस वॉज अ वेरी कनिंग पर्सन हु स्मार्टली डिवाइज द प्लान टू एस्केप फ्रॉम अ जेल। तो इवंस बहुत कनिंग, बहुत क्लेवर कैदी था जिसने बहुत स्मार्टली जेल से भागने का एक प्लान बनाया। ही केप्ट ऑन मिसलीडिंग द पुलिस एंड द गवर्नर विद फॉल्स एविडेंसेस सो दैट नोबडी कुड रीच हिम। उसने गुमराह किया, मिसलीड किया पुलिस को और सबको, ताकि कोई उस तक पहुंच ना पाए। When governor tracks him in the hotel and feels satisfied about his being able to catch his prey, Evans makes up another plan to escape, and this he did again with the help of his friends। जब गवर्नर ने उसको होटल के रूम में फाइनली पकड़ लिया तो यहाँ पर उसने फिर से एक और प्लान बनाया और सोचा कि मैं यहाँ से भाग निकलूंगा, और वैसा हुआ भी। अपने दूसरे फ्रेंड्स की मदद से वो वहाँ से एस्केप कर गया। और who impersonate the prison officer and driver and takes them away from the front of the eyes of the governor। तो एक नकली प्रिजन ऑफिसर आया, नकली प्रिजन वैन आई, नकली ड्राइवर आया, ये सब उसके फ्रेंड्स थे। इनकी मदद से गवर्नर की आंखों के सामने ही वो फिर से एस्केप कर गए और गवर्नर कुछ नहीं कर पाए। सो वी कैन से दैट इवंस हैड द राइट टू लाफ एज ही मैनेज्ड एवरीथिंग वेल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लास्ट में जो इवंस हंसता है, जो कनिंग स्माइल देता है, वो इसीलिए देता है क्योंकि वो सैटिस्फाइड था कि फाइनली वो एस्केप कर गया। पुलिस के हाथ में पकड़े जाने के बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल गया, इसलिए वो लास्ट टाइम स्माइल किया और कनिंगली स्माइल किया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग बैक इवंस टू प्रिजन व्हेन ही कॉट हिम एट द गोल्डन लायन? जब गवर्नर ने फाइनली गोल्डन लायन होटल में इवंस को पकड़ लिया था, उसके बाद भी इवंस भाग गया उनको चकमा देके। तो गवर्नर ने यहाँ क्या किया होता जो इवंस दोबारा नहीं भागता? Does that final act of foolishness really prove he was just another good for gullible governor? That was all। तो ये जो फाइनली इतनी फूलिशनेस, इतनी बेवकूफ़ी करी गवर्नर ने, उसको अकेले जाने दिया प्रिजन वैन में 4थी बार पकड़ने के बाद भी, तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर वॉज गुड फॉर गिगल, यानी इसके ऊपर तो हंसा जा सकता है, इतनी बेवकूफ़ी करी। और वो बहुत गलेबल था, यानी इजीली हर चीज़ पे बिलीव कर लेता था। अब जो इतना सब कुछ सहन करने के बाद, इतना सब कुछ धोखा खाने के बाद भी गवर्नर एक फेक वैन और एक फेक ड्राइवर, फेक प्रिजन ऑफिसर पे बिलीव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये गवर्नर की वजह से हुआ जो लास्ट टाइम वो भागा। तो इन ऑर्डर टू करेक्ट ऑल द प्रीवियस मिस्टेक्स द गवर्नर शुड हैव अकम्पनीड इवांस हिमसेल्फ टू द प्रिजन। अब पिछली इतनी गलतियां कर ली गवर्नर ने और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो भागा, तो इस बार तो गवर्नर को अकेले इवांस को नहीं भेजना चाहिए था उस प्रिजन वैन में, उस ड्राइवर और इस प्रिजन ऑफिसर को के साथ। इनफैक्ट उसको खुद जाना चाहिए था वैन में, ताकि इवांस इस बार ना भाग पाए। बट ही ट्रस्टेड द फेक प्रिजन ऑफिसर एंड द ड्राइवर हु वर नन अदर बट द फ्रेंड्स ऑफ इवंस। तो उसने नकली प्रिजन ऑफिसर और ड्राइवर पे विश्वास किया, जो कि और कोई नहीं था, इवांस के फ्रेंड्स ही थे। दिस वॉज नॉट हिज फर्स्ट मिस्टेक, ही हैड डन सच मिस्टेक्स इन द पास्ट ऑल्सो। और ये कोई पहली गलती नहीं थी गवर्नर की, उसने पहले भी बहुत सारी इस तरीके की गलतियां की जिसकी वजह से इवांस भागने में सक्सेसफुल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर वेरीफाइड अबाउट द जर्मन टीचर हु वॉज लेटर फाउंड टू बी इवंस फ्रेंड। तो सबसे पहले उसने उस जर्मन टीचर के बारे में कभी इंक्वायरी नहीं करी, जानने की कोशिश नहीं करी कि ये कौन है, और बाद में उसको क्या पता चला कि ये तो इवांस का फ्रेंड निकला। एंड नॉट इवन मैक्लेरी हु वाज वन ऑफ द इवंस फ्रेंड्स। और मैक्लेरी भी जो आया था वो भी इवंस का फ्रेंड ही था, तो उसके बारे में भी उसने जांच पड़ताल करने की, कोई इंक्वायरी करने की कोई कोशिश नहीं की। सो येस, वी कैन से दैट ही वाज गुड फॉर अ गिगल। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत फूलिश गवर्नर थे जो बहुत सारी गलतियां करते थे, और ही वाज गुड फॉर अ गिगल, यानी कि इनके ऊपर तो हंसा जा सकता है, हंसी खिल्ली उड़ाई जा सकती है इनकी।
क्वेश्चन नंबर 3, डू यू अग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज अ मेनली बैटल ऑफ विट्स? विट्स का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, समझदारी। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब कोई क्राइम करता है, यानी जब कोई गुनाह करता है और उसको पनिशमेंट दी जाती है, यानी सजा दी जाती है, तो इसके बीच में एक छोटी सी बैटल होती है, एक लड़ाई होती है, और वो होती है विट्स की, यानी दिमाग की। आपने क्या गुनाह किया और उसकी आपको क्या सजा मिली, क्या उसकी सजा मिलनी चाहिए गुनाह की आपको, इसके बीच में आपका इंटेलिजेंस बहुत काम आती है। तो यस, वी कैन से दैट, वी कैन से सो इफ वी गो बाय द स्टोरी। तो अगर हम स्टोरी को देखें तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, क्या आपने गुनाह किया और उस गुनाह की क्या सजा मिलनी चाहिए, उसके बीच में एक बहुत इंटेलिजेंसी वर्क करती है। We all know that each battle is won by the strong person. In the story, whole war was based on the mental ability and not the physical ability. हम सबको पता है कि अगर कोई लड़ाई जीतनी है तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन वो वॉर जीतता है। और अगर हम स्टोरी को देखें तो यहाँ पे जो पूरी लड़ाई है वो मेंटल एबिलिटी पर है, फिजिकल एबिलिटी पे नहीं, यानी कि कितना दिमाग यूज किया इवेंट्स ने प्लान बनाने में और एस्केप करने में। कोई फिजिकल एबिलिटी नहीं है कि इवांस को मारो या इवांस किसी को मार के भागा है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी इवांस ने। उसने सिर्फ अपना दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विट्स यूज करी एक क्लेवर प्लान बनाने को और भागने को। The prison officer had taken away all sorts of weapons from Evans so that he may not find any way to escape. तो जो प्रिजन ऑफिसर जैक्सन था उसने सारे वेपन्स ले लिए थे उससे, रेजर हो गया, उसके नेल कटर्स हो गया, नेल फाइलर हो गया, सब ले लिया था ताकि वो फिजिकली किसी को अटैक करके एस्केप ना करे। बट इवेंस यूज्ड हिज ट्रिकी ब्रेन एंड मैनेज टू एस्केप इन द एंड। लेकिन इवेंस ने किसी को नहीं मारा, ना किसी का कोई सच में ब्लड निकाला, उसने सिर्फ अपना ट्रिकी ब्रेन, अपना इंटेलिजेंट दिमाग इस्तेमाल किया और वो एस्केप करने में, जेल से भागने में सक्सेसफुल रहा। तो हर चीज में दिमाग, इंटेलिजेंस, विट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, और जैसे ही आप टाइप करेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th की इंग्लिश वीडियोस देखनी तो आप क्लास 11th पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की लिस्ट ऑफ ऑल टीचर्स एंड सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे जो क्लास 11th में पढ़ाते हैं। ये रहा ऑप्शन क्लास 11th इंग्लिश का। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूट्यूब पे अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं आपको तो इजीली वेबसाइट से आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी वो है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।